हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस आरओ तथा अन्य आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ किया है उसका ये दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को स्मार्ट नोट्स एंड डायग्राम के माध्यम से कवर करवा रहे हैं ताकि आपको याद करने में जद्दोजहद का सामना ना करना पड़े। काफ़ी आसानी से आपको सारा फैक्ट याद हो जाए। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि 10 फरवरी तक दिसंबर तक का करंट अफेयर्स इस तरह से आपको कवर करवा दिया जाए। तो देखिए, अभी तक हमने जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। तो इस सेशन में हम लोग अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है। तो अगस्त में जो है संसद के द्वारा अगस्त 2022 में इस विधेयक को पारित किया गया है। इसका उद्देश्य है खेलों को स्वच्छ बनाना। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे नाडा कहा जाता है, इसकी स्थापना नवंबर 2005 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे वाडा आप कहते हैं, के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू कराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। किसका स्थान इन्होंने लिया है? एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। इनसे पहले एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। इनके विपक्ष में उम्मीदवार कौन थे? मार्गरेट अल्वा थे। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पहली अखिल भारतीय बैठक इसकी नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया है। देखिए, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना का पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम। मशीनरीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। इसे 4 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। कब से कब तक? 2022-23 से 2025-26 तक। यह किसका संयुक्त पहल है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का यह संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं गरिमा को सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निदान पोर्टल। निदान का फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को अफेंडर्स। इसमें जो मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधी हैं उनका पूरा इतिहास रहेगा, उनका डेटा स्टोर रहेगा। तो यहाँ से आवश्यकता पड़ने पर उनका डेटा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, चुनावी बांड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। बांड जारी होने की तारीख से लेकर के अगले 15 दिनों के लिए यह वैध होता है। जब बांड जारी कर दिया जाता है उस दिन से लेकर के 15 दिन तक यह वैध होता है। यह बांड केवल एसबीआई से खरीदा जा सकता है, किसी अन्य बैंक से नहीं खरीदा जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, इसका उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 में किया गया है। इसका निर्माण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, तो यह जो है फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली है। चलिए देखते हैं। देखिए, 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और लाल किला पर उन्होंने झंडा फहराया। तो यह जो है 9वीं बार था, 9वीं बार उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया है और यह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ थी। पहली बार, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक रहा है, 21 स्वदेशी होवित्जर तोपों से सलामी दी गई है। इन होवित्जर तोपों का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है स्वदेशी रूप से। प्रधानमंत्री ने पंच प्राण, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने पंच प्राण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 100वीं वर्षगांठ तक, यानी कि
2047 तक इस पर जो है अमल किया जाना चाहिए, पंचप्राण पर। पंचप्राण में उन्होंने 5 बातों को कहा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। देखिए पहला है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। दूसरा है दासता की मानसिकता को त्यागना। तीसरा, देश की विरासत पर गर्व करना। चौथा, एकता एवं एकजुटता सुनिश्चित करना। पांचवा, नागरिक कर्तव्य का पालन करना। हमारा भी देश के प्रति कुछ नागरिक कर्तव्य है, उसका पालन करना। चलिए देखते हैं। देखिए पुनरुत्थान विवरण क्षेत्र योजना, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा 30 जुलाई 2022 को किया गया है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2021-22 से 25-26 तक डिस्कॉम और विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाया जाएगा। नेक्स्ट है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। राष्ट्रपति के द्वारा इस पर 18 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर कर दिया गया है। यह 4 अगस्त 2022 से प्रभावी हो गया है। और यह अधिनियम, यह जो संशोधन हुआ है, यह कैदी की पहचान अधिनियम 1920 को निरसित करता है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना, ग्राम रक्षा गार्ड योजना, इसे गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और जम्मू कश्मीर में इसे 15 अगस्त 2022 को लागू कर दिया गया है। तो कहाँ पर लागू हुआ है ग्राम रक्षा गार्ड योजना? जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। 15 अगस्त 2022 को लागू हुआ है और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि गांवों की सुरक्षा हेतु सीमा से लगे गांवों में स्वयं सेवी सशस्त्र नागरिकों के एक छोटे से समूह को संगठित करना। प्रत्येक समूह में अधिकतम 15 व्यक्तियों को नामित किया जाएगा। तो एक जो है स्वयं सेवी सशस्त्र संगठन बनाया जाएगा, जिसमें जो है वहाँ के मूल निवासी होंगे, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, जो गांवों की जो है सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होंगे, जो गांवों की सुरक्षा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, तो देखिए स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में ही प्रारंभ कर दिया गया था, जिसका ये जो है दूसरा संस्करण है। ये नए रूप में जो है पर्यटन मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य है पर्यटन स्थलों को विकसित करना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वदेश दर्शन योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद रहना चाहिए ये पर्यटन स्थलों को विकसित करने से संबंधित है। देखिए नोट्स काफ़ी मेहनत से संकलित किया गया है, तो यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है। इसका शुल्क है मात्र 25 रुपया। और यदि इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर 7007287440 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए मंथन प्लेटफॉर्म, इसका अनावरण 16 अगस्त 2022 को किया गया है। उद्योग एवं अनुसंधान स्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु, उद्योग और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके मध्य सहयोग को बढ़ाने हेतु मंथन प्लेटफॉर्म को 16 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं। तो चलिए सामाजिक परिदृश्य से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देखिए स्माइल 75 पहल, इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 अगस्त 2022 को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है 17 नगरपालिकाओं में भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का व्यापक पुनर्वास करना। अर्थात जो लोग भिक्षावृत्ति में लगे हैं, भीख मांगने का कार्य कर रहे हैं, उनका जो है पुनर्वास करना इसका उद्देश्य है। यह योजना स्माइल योजना के तहत प्रारंभ किया गया है, अर्थात ये पहल जो है स्माइल योजना के तहत प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीड बोला जाता है। इसे फरवरी 2022 में आरंभ किया गया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इन जनजातियों को मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना तथा इनके परिवारों को बीमा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। 1952 से ही भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश है। तो भारत जो है 1952 से ही ये कार्यक्रम संचालित कर रहा है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। चलिए देखते हैं, निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना 2018 में प्रारंभ किया गया था। जो टीबी रोगी हैं, इनके पोषण संबंधी जो है समस्याओं को दूर करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया था। इसके तहत टीबी रोगियों को डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके माध्यम से प्रति माह जो है 500 रुपये प्रदान किया जाता है। डायरेक्ट जो है टीबी रोगियों के अकाउंट में प्रति माह 500 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका लाभ मात्र 2/3 लोग ही प्राप्त कर पाए हैं, बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है। चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा, निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है, टीबी रोगियों से संबंधित है। चलिए देखते हैं। चलिए अब विरासत और संस्कृति से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं जो कि चर्चा में रहे हैं। देखिए, श्री अरबिंदो का 150वीं जयंती भी मनाया गया है 15 अगस्त 2022 को। तो याद रखिएगा, श्री अरबिंदो का 150वीं जयंती कब मनाया गया है, 15 अगस्त 2022 को मनाया गया है। गरबा नृत्य जो है गुजरात का नृत्य है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए इसे नामित किया गया है। वर्तमान में भारत में 14 अमूर्त विरासत तत्व इस सूची में शामिल हैं। तो याद रखिएगा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में वर्तमान में भारत के 14 जो है अमूर्त विरासत तत्व शामिल हैं, और इसमें जो है गुजरात के गरबा नृत्य को भी नामित कर लिया गया है। तिरंगा उत्सव इसे संस्कृत मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर मनाया गया है। पिंगली वेंकैया हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसके डिजाइनर थे। यहाँ पर देखिए, जो हमारे तिरंगे में 3 रंग है, इनका जो है प्रतीक क्या है। केसरिया रंग का प्रतीक क्या है, केसरिया रंग का प्रतीक है साहस और बलिदान। सफ़ेद रंग का प्रतीक है सत्य और शांति। हरा रंग का प्रतीक है विश्वास और शक्ति। तो इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को 80 वर्ष पूरे हो गए। कब पूरा हुआ है? 8 अगस्त 2022 को पूरा हुआ है। तो याद रखिएगा, 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन को 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब प्रारंभ किया गया था? यह 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगस्त में प्रारंभ होने के कारण इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का 5 साल में जीर्णोद्धार कर इसे मोढेरा सूर्य मंदिर की थीम पर विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पर मोढेरा सूर्य मंदिर चर्चा में आ गया है, तो इससे संबंधित भी कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखिए, यह जो है गुजरात में स्थित है। इसे चालुक्य सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। चलिए देखते हैं 22वां भारत रंग महोत्सव। तो 22वां भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है?
तो इसे जो है दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में आयोजित किया गया है। इसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है और यह आयोजन 16 जुलाई से 14 अगस्त तक चला है। देखिए, श्रीमद रामचंद्र मिशन का उद्घाटन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में किया गया है। देखिए, यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। यह जल शक्ति मंत्रालय एवं स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक कौन है? तो बताइए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक कौन है? जी अशोक हैं। इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम। नॉन फंजिबल टोकन क्या है? देखिए, ये नया टर्म है तो इसे पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह जो है डेटा की एक इकाई है जिसे ब्लॉकचेन संग्रहित किया जाता है और इसे बेचा एवं इसका व्यापार किया जा सकता है। कोई भी चीज़ जिसे डिजिटल रूप से बदला जा सकता है वह नॉन फंजिबल टोकन हो सकता है, जैसे कला, वीडियो क्लिप, संगीत, ये जो है नॉन फंजिबल होता है। ठीक है, तो इसे जो है नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ब्लू बॉन्ड अभी तक हमने ग्रीन बॉन्ड सुना था, अब ब्लू बॉन्ड क्या है? ये जो है अग्रणी वित्तीय साधन है जिन्हें धाड़ी, समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु डिजाइन किया गया है। यदि मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है तो उसके लिए जो है यदि धन की ज़रूरत है तो उसके लिए धन जुटाने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है जिसके बदले में जो है धन मिलता है और गारंटी दिया जाता है कि इस मान लीजिए मत्स्य पालन में जो है हमको लाभ होता है तो उसका लाभांश जो है जो बांड धारक हैं उनको दिया जाएगा, तो इसी को जो है ब्लू बांड बोलते हैं। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार ने इसे डिजिटलीकरण की ओर बढ़ाने के लिए कहा है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को और डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने कहा है ताकि जो है वित्तीय रूप से इसे टिकाऊ बनाया जा सके। इसकी स्थापना की बात करें तो इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था और इसकी सिफारिश नरसिम्हा समिति के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेपो रेट अगस्त में इसमें जो है 50 आधार अंक की वृद्धि हुई है और अगस्त में यह जो है 5.40% था। लगातार तीसरी बार वृद्धि की गई है अगस्त में और मौद्रिक नीति समिति के द्वारा यह जारी किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। यह जो एक 6 सदस्यीय समिति है, याद रखिएगा 6 सदस्यीय समिति है। इसकी सिफारिश उर्जित पटेल समिति के द्वारा की गई थी। वित्तीय समावेशन सूचकांक, इसे आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है और इसे 17 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, अभी भी 70 लाख लाभार्थी संदिग्ध हैं, अर्थात जो लोग पात्र नहीं हैं वो भी राशन कार्ड बनवा करके इसका लाभ उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा 1.73 करोड़ राशन कार्ड केवल उत्तर प्रदेश में रद्द किए गए हैं, अर्थात सर्वाधिक जो है फर्जीवाड़ा कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब ये चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसे लागू कब किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था। यह 67% आबादी को कवर करता है, जिसमें से 75% ग्रामीण आबादी है और 50% शहरी आबादी है। इसमें चावल, गेहूं और मोटे अनाज दिए जाते हैं। चावल 3 रुपया प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपया प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपया प्रति किलोग्राम दिया जाता है और 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है।
अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्रदान किया जाता है अंत्योदय योजना के तहत। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को इसके तहत 6,000 रुपया मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वीं कृषि जनगणना, इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। पहली बार डेटा का संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट में किया जाएगा। यह जो है प्रत्येक 5 साल पर जो है करवाया जाता है। 10वां संस्करण इसका 2015 से 2016 में प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसका विस्तार किया गया है 31 दिसंबर 2024 तक। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का विस्तार 31 दिसंबर 2024 तक किया गया है। इसे 2015 में प्रारंभ किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है 2022 तक सभी पात्र परिवारों एवं लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना। तो याद रखिएगा 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसकी सीमा में वृद्धि की गई है। 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसे मई 2020 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है योग्य एमएसएमई एवं इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग प्रदान करना। देखिए अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता इसके हिस्सा नहीं रहेंगे। अर्थात जो है अटल पेंशन योजना का लाभ वो लोग 1 अक्टूबर 2022 से नहीं ले सकते हैं जो आयकर दाता हैं। इसकी घोषणा 2015 के बजट में की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अटल पेंशन योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? 2015 के बजट में की गई थी। पात्रता की बात करें तो इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के लोग इसके पात्र होते हैं। लागू करने की संस्था है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है इसे लागू करने वाली संस्था का नाम है। चलिए देखते हैं। देखिए यूएस फर्म माइक्रोसॉफ्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना में शामिल होने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी है। तो याद रखिएगा यूएस फर्म माइक्रोसॉफ्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स परियोजना में शामिल होने वाली पहली बड़ी टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में रखी गई है। और चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यह देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में किया गया है। इसकी घोषणा 2020 के बजट में की गई थी। इसका कार्य क्या है? भौतिक सोने और चांदी की बिक्री करना। तो याद रखिएगा इसका कार्य भौतिक सोने और चांदी की बिक्री करना है। चलिए देखते हैं। देखिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 2022-23 की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है। और इसमें जो है गन्ने का मूल्य 305 रुपया प्रति कुंटल रखा गया है। इस वर्ष
₹15 की वृद्धि की गई है। इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इसे इनसाइडर डीलिंग भी कहा जाता है। एक कंपनी के अंदर अंदरूनी सूत्रों द्वारा इक्विटी और बांड जैसी प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने के कदाचार को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए 10 फरवरी तक, दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपको इस तरह से कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से सामान्य हिंदी आर के लिए कवर करेंगे और साथ ही साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी पर्यावरण का कवर करेंगे, एनवायरनमेंट का, ईवीएस का। तो चलिए देखते हैं। देखिए ग्रामीण सहकारी बैंकों का सम्मेलन, इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। सिल्क मार्क एक्सपो, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है और आयोजन सिल्क मार्क संगठन के द्वारा किया गया है। यह एक गुणवत्ता आश्वासन लेबल है जो यह निर्धारित करता है कि उत्पाद शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बना है। चलिए देखते हैं। देखिए जीआई टैग, जीआई टैग जो है मिथिला मखाना को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, अगस्त में जीआई टैग किसे प्रदान किया गया है? मिथिला मखाना को प्रदान किया गया है। यह जो है भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत शासित है। इसे चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की बात करें तो इसकी 9वीं शासी निकाय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की 9वीं शासी निकाय की बैठक नई दिल्ली में हुई है। इसकी स्थापना 2006 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। चलिए देखते हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। देखिए 30वां आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन में किया गया है और सह अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के द्वारा किया गया है। आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसमें कुल 10 सदस्य हैं और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1967 में किया गया था। भारत और आसियान देशों के मध्य कुछ सैन्य युद्धाभ्यास होते हैं, तो देख लेते हैं। कारपेट, कारपेट जो है युद्धाभ्यास, ये जो है भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मध्य होता है। समुद्र शक्ति की बात करें तो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। सिम्बेक्स, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए चौथा भारत बांग्लादेश रक्षा वार्ता, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। याद रखिएगा, चौथा भारत बांग्लादेश रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान भारत द्वारा श्रीलंका को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने भारत की यात्रा की है अगस्त में। इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष विराम लागू हो गया है। भारत और चीन के बीच हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर एक जो है विशेष सैन्य वार्ता संपन्न हुई है और यह सैन्य वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है? चुशुल मोल्दो सीमा, पूर्वी लद्दाख में चुशुल मोल्दो सीमा पर यह वार्ता संपन्न हुई है। चलिए देखते हैं। देखिए डब्ल्यूटीओ का गठन कब किया गया था? तो डब्ल्यूटीओ का गठन 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है।
इसका पहला सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था। तो भारत WTO का सदस्य कब बना? तो देखिए, इसकी एक पूर्व संस्था थी जिसका स्थापना जो है 1948 में किया गया था, जिसका नाम था गैट, GATT। इसी को जो है पुनर्गठित किया गया जनवरी 1995 में और WTO का नाम दिया गया। तो जो है WTO इसी से जो है निर्मित है। तो इसकी जो है पेरेंट, WTO की जो है पेरेंट संस्था गैट है और भारत जो है गैट का संस्थापक सदस्य रहा है। तो भारत जो है 1948 से ही इसका सदस्य रहा है। चलिए देखते हैं, नाविकों के सुचारू आवाजाही हेतु समझौता भारत और ईरान के मध्य किया गया है। तो याद रखिएगा, देखिए स्टार्ट संधि का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। यह किसके किसके मध्य है? यह जो है रूस और अमेरिका के मध्य है। ठीक है, यह संधि रूस और अमेरिका के मध्य है। रूस द्वारा इसके तहत आने वाले स्थलों को अस्थायी रूप से निरीक्षण की छूट की घोषणा की गई है। स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी तथा उसे सीमित करने संबंधी एक संधि है। इस पर हस्ताक्षर 2010 में किया गया था, इसे लागू 2011 में किया गया था और 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया गया है 2021 में। तो 2021 में इसके जो है कार्यकाल में विस्तार किया गया है और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए एक जहाज अस्त्राखान बंदरगाह जो कि रूस में है से न्हावा शेवा बंदरगाह मुंबई पहुंचा। यह प्रथम परीक्षण रेल शिपमेंट था जिसे ईरान के रास्ते भेजा गया। यह हिंद महासागर को कैस्पियन सागर तथा फारस की खाड़ी के रास्ते रूस एवं उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। चलिए देखते हैं, देखिए 13वां वज्र प्रहार 2022 सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। यह भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा, वज्र प्रहार किसके मध्य होता है? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होता है। कुछ जो है अन्य युद्धाभ्यास हैं। देखिए युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है जो कि एक थल सेना अभ्यास है। कोप इंडिया युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है जो कि वायुसेना युद्धाभ्यास है। रेड फ्लैग जो है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। यह अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है। मालाबार अभ्यास, यह जो है भारत अमेरिका और जापान के मध्य होता है। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। चलिए देखते हैं, शल्यक रणनीति अभी हाल ही में जो है चर्चा में आया है। चीन द्वारा ताइवान के ऊपर कब्जा करने की स्थिति में ताइवान द्वारा इसके उपयोग की योजना बनाई जा रही है। इसे जो है प्रस्तुत किया था विलियम एस मरे ने 2008 में प्रस्तुत किया था। ये जो है अमेरिकी नेवल वार कॉलेज के एक शोध प्रोफेसर थे। इसका उद्देश्य है कमजोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत रखने के बजाय दुश्मन राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाने पर जोर देना। मतलब जो है यदि कोई जो है राष्ट्र कमजोर है और उस पर दूसरा राष्ट्र जो है हावी होने का प्रयास करता है, तो कमजोर राष्ट्र को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय जो मजबूत राष्ट्र है उसकी कमजोरियों पर जो है फोकस करके उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी को जो है शल्यक रणनीति कहते हैं। चलिए देखते हैं स्काई लाइट अभ्यास। यह जो है भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। यह अखिल भारतीय सैन्य उपग्रह संचार अभ्यास है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय सैन्य उपग्रह संचार अभ्यास स्काई लाइट अभ्यास है। इसका उद्देश्य है हाईटेक उपग्रह प्रणालियों और इन्हें संचालित करने वाले कर्मियों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना। चलिए देखते हैं पिच ब्लैंक युद्ध अभ्यास 2022।
पिच ब्लैंक युद्धाभ्यास 2022 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। यह एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। अल नजाह फोर सैन्य अभ्यास, अल नजाह फोर सैन्य अभ्यास, यह जो है राजस्थान में आयोजित हुआ है भारत और ओमान के मध्य। बिन बैक्स सैन्य अभ्यास 2022, इसका आयोजन हरियाणा के चंडी मंदिर में हुआ है भारत और वियतनाम के मध्य। याद रखिएगा, बिन बैक्स सैन्य अभ्यास 2022 भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, पर्यावरण एवं जैव विविधता, रामसर स्थल, अभी भारत के 11 नए आर्द्रभूमियों को इसमें शामिल किया गया है। अब भारत में 75 ऐसे आर्द्रभूमि हो गए हैं जो रामसर स्थल में शामिल हैं। तो इसे याद रखिएगा, कुल कितने स्थल हैं? तो 75 हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्द्रभूमि इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, तमिलनाडु से 4 शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सुचित्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, बडबूर पक्षी अभ्यारण्य। ये जो है 4 आर्द्रभूमि हैं तमिलनाडु के, जिनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। देखिए, उड़ीसा के 3 आर्द्रभूमि को इसमें शामिल किया गया है। पहला है तम्पारा झील, दूसरा है हीराकुंड जलाशय और तीसरा है अंसुपा झील। उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर से 2 आर्द्रभूमियों को इसमें शामिल किया गया है। पहला है हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, दूसरा है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। मध्य प्रदेश से 1 आर्द्रभूमि को शामिल किया गया है जिसका नाम है यशवंत सागर। महाराष्ट्र से 1 आर्द्रभूमि है थाने क्रीक, इसको भी शामिल किया गया है। तो ये जो है 11 आर्द्रभूमि है जिनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। वर्तमान में टोटल 75 आर्द्रभूमि ऐसे हैं भारत के जिनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। देखिए, ये जो सम्मेलन है ये ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था और 2 फरवरी को जब सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, तो इसी 2 फरवरी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, अर्थात वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव आवरण में कमी। तो कच्छल द्वीप कहाँ पर है? कच्छल द्वीप जो है चर्चा में है, तो पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो यह जो है निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, अंडमान निकोबार में है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, शुष्कता विसंगति आउटलुक सूचकांक, इसे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक कृषि सूखे की निगरानी करता है। देश के 756 जिलों में से लगभग 660 जिले, लगभग जो है 85% जिले विभिन्न स्तर पर शुष्कता का सामना कर रहे हैं, जबकि 63 जिले गैर शुष्क हैं। तो लगभग जो है 85% जिले शुष्कता का जो है सामना कर रहे हैं। बिहार में शुष्क परिस्थितियों का सामना करने वाले जिलों की संख्या 33 है तथा इसे सूचकांक में दूसरा सर्वाधिक शुष्क परिस्थितियों वाला राज्य माना गया है। सौर फोटोवोल्टाइक, भारत की क्षमता में जो है इसमें वृद्धि हुई है। 2010 में 10 मेगावाट से कम था भारत की क्षमता और 2022 में बढ़कर के 50 गीगावाट से अधिक हो गया है। 2030 तक अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 500 गीगावाट, जिसमें से लगभग 280 गीगावाट सौर फोटोवोल्टाइक से उत्पादित किया जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ, स्वस्थ एवं टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इसे याद रखिएगा, किसको?
स्वच्छ, स्वस्थ एवं टिकाऊ पर्यावरण को एक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। देखिए, तस्मानियाई टाइगर अमेरिका की एक कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। इसके द्वारा घोषणा की गई है कि ये जेनेरिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसे पुनर्निर्मित करने की योजना बना रही है। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, तो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम, इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री द्वारा किया गया है। इसका विकास भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। देश की वनस्पतियों से संबंधित है सबसे बड़ा डेटाबेस है। तो इसमें जो है, जो इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम है, इसमें जो है देश की वनस्पतियों से संबंधित जो है आंकड़े रखे जाएंगे। और ये जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित है हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, इसका शुभारंभ पुणे में किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है तथा KPIT लिमिटेड पुणे द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है? पुणे में किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य जो 2022 तक हमने 10% का लक्ष्य रखा था, उसे समय से पहले प्राप्त कर लिया है और 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। तो इसे याद रखिएगा, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का 10% लक्ष्य 2022 तक था और 20% 2030 तक है। 2030 तक डीजल में बायोडीजल मिलाने का 5% लक्ष्य रखा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अर्थ ओवरशूट डे यह मनाया गया है 28 जुलाई 2022 को। इसकी घोषणा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा किया गया है। यह प्रतिवर्ष उस तारीख को चिन्हित करता है जब मानव सभ्यता पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपयोग कर चुकी होती है। चलिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखिए, EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह। EOS-2 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट और आज़ादी सेट उपग्रह, इसे जो है इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। SSLV D1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह एक जो है मिनी रॉकेट लॉन्चर है। छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में प्रक्षेपित करने हेतु इसे विकसित किया गया है, किंतु जो है यह असफल हो गया है, सफल नहीं हो पाया है। देखिए, उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसे 15 अगस्त को समारोह में शामिल किया गया है। यह प्रथम अवसर था जब तिरंगे को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी में मेक इन इंडिया आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया। यह एक स्वदेशी हावित्जर तोप है। इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं। लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, इसका सफल परीक्षण DRDO और भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। पूर्ण रूप से स्वदेशी है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। लंपी त्वचा रोग, ये जो है पशुओं में संक्रमण होता है और इसके लिए एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लंपी प्रो बैकाइड। यह जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, लंपी त्वचा रोग के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया है? लंपी प्रो बैकाइड। चलिए देखते हैं। देखिए, INS विक्रांत, इसे स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा पोत है। भारत में बनने वाला पहला सबसे बड़ा युद्ध पोत है। देखिए, लांगिया हेनिपा वायरस कहाँ देखा गया है? चीन के पूर्वी प्रांतों में देखा गया है। यह एक जो है जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक वायरस का मतलब है यह पशुओं से मनुष्यों में फैलता है
इसकी पहचान की गई है और इंसानों के संक्रमित होने का मामला भी प्रकाश में आया है। ये चीन में जो है पाया गया है। हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम, तो हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम, इसका अनावरण भारतीय सेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है जो उद्योग, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, शिक्षाविदों और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को जोड़ने का प्रयास करेगा। नाम क्या है इसका? हिम ड्रोन है थान कार्यक्रम। चलिए देखते हैं। देखिए, टेक्नो नेशनलिज्म नया टर्म है। इसका अर्थ है प्रौद्योगिकी किसी राष्ट्र के समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग। लक्ष्य है एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना। मतलब टेक्नो नेशनलिज्म का मतलब है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसी को जो है टेक्नो नेशनलिज्म कहा जाता है। एजीएम 88 हार्म, यह जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। अमेरिका द्वारा इसे यूक्रेन को देने की घोषणा की गई है। इसका कार्य है रडार सिस्टम को ट्रैक करना और उसे नष्ट करना। तो काफ़ी खतरनाक है। चलिए देखते हैं। देखिए, राज्यनामा। तो राज्यनामा में राज्यों से संबंधित जो योजनाएं और परियोजनाएं हैं उसको देखते हैं। देखिए, मेक इंडिया नंबर 1। देखिए, एक मेक इंडिया नंबर 1 है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इससे पहले मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था जो काफ़ी पॉपुलर है। तो इसको जो है केयरफुली पढ़िएगा, नहीं तो गलत करके चले आएंगे। इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। और यहीं पर मेक इन इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इसे प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था 25 सितंबर 2014 को। यह निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो दोनों में अंतर है। ये डिफरेंस आप लोग जो है देखते रहिएगा और सावधानी पूर्वक जो है प्रश्नों को हल कीजिएगा। देखिए, मोदी सर्किट विकसित करने की योजना उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है और ये कहाँ विकसित किया जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विकसित किया जाएगा। उन सभी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जो प्रधानमंत्री ने 2019 में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेज वाइल्ड के उत्तरजीविता रियलिटी शो के एक विशेष एपिसोड के दौरान भ्रमण किया था। डिस्कवरी चैनल पर आपने देखा था। तो प्रधानमंत्री ने उसमें जिन जिन क्षेत्रों का भ्रमण किया था उसी को इसके अंतर्गत जो है शामिल किया जाएगा, उसी को कनेक्ट किया जाएगा, उसी का नाम मोदी सर्किट दिया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जिसका नाम है मंडला। यह देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। तो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। इसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनों से अवगत कराना, अर्थात जो है राज्य की महिलाओं को जागरूक करना। चलिए देखते हैं। देखिए, ग्रामीण औद्योगिक पार्क। तो ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। यह जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। पंचामृत योजना। तो पंचामृत योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 अगस्त 2022 को प्रारंभ किया गया है। यह गन्ने की उपज को बढ़ाने हेतु प्रारंभ किया गया है। तो इसका संबंध गन्ने की उपज से है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की योजना है। सौर ऊर्जा नीति 2022, इसका मसौदा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है और इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 से 27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादित करना। तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा
उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 से 27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना। इसके तहत जो है कुछ जो है शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ये शहर हैं मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आजमगढ़, अयोध्या और अलीगढ़। चलिए देखते हैं। देखिए, रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई और रोजगार संवर्धन नीति 2022 उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। संशोधन करेगा 2018 की नीतियों में उन निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो राज्य में रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली शिक्षा टाउन इसे विकसित करने की मंजूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दे दी गई है। अमेरिका के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा एक ही स्थान पर विभिन्न व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। परिवार कल्याण कार्ड इसकी घोषणा भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र प्रदान करना तथा प्राप्त डेटा के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ परिवार के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना। इसके लिए पात्र होंगे उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी। 12 अंकों का एक यूनिक कार्ड होगा। ठीक है, तो ये जो है 12 अंकों का एक यूनिक कार्ड होगा, जैसे आधार कार्ड का नंबर है उसी तरह से होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, चिराग योजना याद रखिएगा। चिराग योजना इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान। हरियाणा सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है 1.8 लाख रुपए से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चे दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला ले सकें। ऐसा जो है निजी स्कूलों में जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके जो है दाखिले के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। इसमें सहायता राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। दूसरी से 5वीं तक के बच्चे को 700 रुपया प्रति छात्र दिया जाएगा और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 900 रुपया प्रति छात्र दिया जाएगा और 9वीं से 12वीं तक के बच्चे को 1100 रुपया प्रति छात्र दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, चिराग योजना हरियाणा गवर्नमेंट की है, निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले से संबंधित है। चलिए देखते हैं। देखिए, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 याद रखिएगा। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 इसकी घोषणा जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए है। गुजरात डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना। नेथन्ना बीमा योजना। नेथन्ना बीमा योजना किसने प्रारंभ किया है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना ने प्रारंभ किया है। इसे जो है 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। इसमें जो है जो बुनकर हैं, बुनकरों के परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा यदि जो है दुर्भाग्यपूर्ण जो है किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। कैदियों द्वारा संचालित ईंधन स्टेशन। तो कैदियों द्वारा संचालित ईंधन स्टेशन शुरू करने की योजना कहाँ बनाई जा रही है? कर्नाटक सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। तो कर्नाटक में कैदियों द्वारा संचालित ईंधन स्टेशन देखने को मिलेगा आपको। मिशन भूमिपत्र इसे असम के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें छात्रों को डिजिटल रूप से जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है और यह जो है हरियाणा और
पंजाब दोनों की सहमति से नाम बदला गया है, तो याद रखिएगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम रख दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ऑपरेशन हाक आई, यह जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है सड़क अपराधियों स्नैचिंग डकैती को रोकने हेतु। केरल सवारी, इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। चलिए देखते हैं। देखिए कल्याण सिंह की कांस्य प्रतिमा, इसका अनावरण लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 12 फीट इसकी ऊंचाई है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, इसे जो है असम में शुरू किया गया है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ठीक है, तो असम में प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा। खंडवा में, जो कि जो है मध्य प्रदेश में है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है, जो 2022-23 तक 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा में होगा। रेडियो जय घोष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। देखिए लकी बिल ऐप, इसे केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। याद रखिएगा लकी बिल ऐप, यहाँ सबसे जो है काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो ये वन लाइनर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 100% आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान के जो स्थानीय युवा हैं उनको सरकारी नौकरियों में 100% आरक्षण दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। यदि ऐसा जो है राजस्थान लागू कर देता है तो राजस्थान देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जो सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवकों के लिए 100% जो है आरक्षण लागू कर देगा। अर्थात यहाँ पर जो है दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरियों में नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। महात्मा गांधी की प्रतिमा, इसका अनावरण जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? विजयवाड़ा में किया गया है। इसकी ऊंचाई 30 फीट है, याद रखिएगा। विजयवाड़ा में किया गया है, ऊंचाई 30 फीट है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। बक्सी स्टेडियम, इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। तो बक्सी स्टेडियम कहाँ है? बक्सी स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है। चलिए देखते हैं। देखिए नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी, नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। यह लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। रामाधर सिंह, तो रामाधर सिंह हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर चिन्हित हुए हैं। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। सुरेश एन पटेल, इन्हें जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संजय कोठारी का स्थान इन्होंने लिया है। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए उदय उमेश ललित यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। किसके स्थान पर बने थे? एन.वी. रमन्ना के स्थान पर बने थे। वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये क्रम याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। समीर बी कामत ये डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जी सतीश रेड्डी के स्थान पर। साइमन स्टील, इनको जो है UNFCCC के नए कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा एंटोनियो गुटरेस के द्वारा किया गया है, जो कि UN के महासचिव हैं।
ये जो है ग्रेनेडा के पूर्व पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। अल्केश कुमार शर्मा, एंटोनियो गुटरेस द्वारा इंटरनेट शासन पर विशेषज्ञों के एक पैनल में इनकी नियुक्ति की गई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव रह चुके हैं। चलिए देखते हैं। समर बनर्जी, इनका कोलकाता में निधन हो गया है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे और बदरू के नाम से मशहूर थे। राकेश झुनझुनवाला, इनका भी निधन हो गया है। ये जो है भारत के वॉरेन बफेट और भारतीय बाजारों के बिग बुल के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए देखते हैं। देखिए 13वां भारतीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म 83 को मिला है और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? सुजीत सरकार को और अर्पणा सेन को। सुजीत सरकार को सरदार उधम के लिए और अर्पणा सेन को द रेपिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शेफाली शाह को मिला है जलसा के लिए। देखिए कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का नाम है सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर। याद रखिएगा, सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये इन्हें जो है फ्रेंच भाषा में भाषण देने के कारण प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी, लंदन में स्थित इनके घर को एक स्मारक ब्लू प्लाक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था और भारत के आधिकारिक राजदूत के नाम से भी ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। 1866 में लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की थी और इसे 1901 में पब्लिश किया गया था। स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब पब्लिश हुआ था? 1901 में। रस्त गुफ्तार, ये जो है 1854 में पब्लिश हुआ था। एंग्लो गुजराती अखबार था ये, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। ये जो है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को प्रदान किया गया है शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए। चलिए देखते हैं। लिबर्टी मेडल 2022 किसे प्रदान किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। रूसी अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की रक्षा में यूक्रेनी लोगों का बहादुरी से नेतृत्व करने के कारण यह प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को प्रदान किया गया है। क्या नाम है? फहमीदा अजीम, बांग्लादेश की रहने वाली हैं, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इनके साथ साथ हैं एंथनी डेल कर्नल, जोस एडम्स और वाल्ट हिक्की को प्रदान किया गया। वाल्ट हिक्की याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ चर्चित पुस्तकें हैं। अ न्यू इंडिया, सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 टू 19। ये जो है अरुण जेटली द्वारा लिखित पुस्तक है, इसके लेखक अरुण जेटली हैं, याद रखिएगा। स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरो, ये मीनाक्षी लेखी द्वारा लिखित है। चलिए कुछ चर्चित दिवस देख लेते हैं। देखिए 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। इसका थीम है स्तनपान के लिए कदम, शिक्षित और समर्थन, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं।
7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस मनाया गया है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 2022 में थीम क्या था? हथकरघा एक भारतीय विरासत। देखिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। इसका थीम है आइए अंगदान करने और जीवन बचाने का संकल्प लें। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है। इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को बनाया गया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा प्रारंभ किया गया है आरपीएफ के द्वारा। द स्काई फ्रॉम द स्काई ड्रोन सेवा प्रारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूतो। कौन बने हैं? विलियम रूतो, याद रखिएगा, केन्या के हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। तो याद रखिएगा किसको घोषित किया है? मंकी पॉक्स को। चलिए देखते हैं। देखिए बरहवा डिफेंस एक्सपो। तो बरहवा डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है। इंडिया की उड़ान किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर इंडिया उड़ान गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए मैक रदरफोर्ड माइक्रोलाइट प्लेन में अकेले दुनिया भर में उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। ये जो है 17 वर्षीय पायलट हैं। याद रखिएगा मैक रदरफोर्ड। देखिए अंगोला में एक शुद्ध गुलाबी हीरे की खोज की गई है। अंगोला कहाँ है? तो अंगोला जो है अफ्रीका में है। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा जर्मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जर्मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। बंग भूषण पुरस्कार जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, अमर्त्य सेन ने इसे लेने से इनकार कर दिया। चलिए देखते हैं। उल्ची फ्रीडम शील्ड, यह जो है दक्षिण कोरिया और अमेरिका का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उल्ची फ्रीडम शील्ड, याद रखिएगा उल्ची फ्रीडम शील्ड। कोलंबिया के राष्ट्रपति, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं गुस्ताव पेट्रो बने हैं। कौन बने हैं? गुस्ताव पेट्रो। ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा करनाल में किया गया है। देखिए भारत ने लद्दाख नागरिक के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान दीपाल आर्यनजियम डस्टन, ये जो है सम्मान का नाम है, पुरस्कार का नाम है, से दलाई लामा को सम्मानित किया है। तो दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल आर्यनजियम डस्टन से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर है बेंगलुरु में। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के हरिद्वार को। चलिए खेल घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए प्रणव वेंकटेश भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इन्होंने रोमानिया में आयोजित लिम्पेडिया ओपन को जीत लिया। ये जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं और भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीनिवास भी हैं जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं।
देखिए मनीषा कल्याण पंजाब की रहने वाली हैं, जो कि यूईएफए वुमेन्स चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। मनोज प्रभाकर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जो कि नेपाल के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, मनोज प्रभाकर नेपाल के मुख्य कोच बने हैं। देखिए 28वां मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट, यह यूएई के अबू धाबी में आयोजित हुआ है। इसे भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। अर्जुन एरिगैसी ने इसे जीता है, 28वां मास्टर शतरंज टूर्नामेंट। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में अर्थात वनडे, टेस्ट और टी20 में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रोहित शर्मा ने टी20 में बनाया सर्वाधिक रन। कितना रन बनाए हैं? कुल 3,499 रन बनाए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना तय है। देखिए इसका आयोजन 29 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य हुआ है। यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेला गया है और इसका शुभंकर पेरी है, इसे भी याद रखिएगा, पेरी। 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा, तो इसे भी याद रखिएगा। 2026 में कहाँ पर इसका आयोजन होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। शूटिंग के बिना खेला गया यह दूसरा राष्ट्रमंडल खेल है। पहला जो है 1970 में था, तो सबसे पहले 1970 में शूटिंग के बिना खेला गया था और इस बार भी जो है शूटिंग के बिना खेला गया। यह दूसरा राष्ट्रमंडल खेल है, मतलब शूटिंग खेल को इसमें शामिल नहीं किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो है प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीता है, जिसमें से 67 गोल्ड मेडल है और 57 सिल्वर मेडल है और 54 जो है ब्रांज मेडल है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर कनाडा है और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत है, जिसने कुल 61 पदक जीता है, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर मेडल है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत ने सर्वाधिक 12 पदक कुश्ती में जीता है, याद रखिएगा। किसमें सर्वाधिक पदक जीता है? कुश्ती में। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए अंडर 20 शेफ चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। किस स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। इसका विजेता भारत रहा है और उप विजेता बांग्लादेश। चलिए देखते हैं। देखिए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में किया गया है। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हरियाणा की रहने वाली हैं अंतिम पंघाल, याद रखिएगा अंतिम पंघाल। इन्होंने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीता है, जिसका आयोजन सोफिया में किया गया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, पहली बार इसका आयोजन अमेरिका में किया गया है और शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। भारत को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, नीरज चोपड़ा। दूसरा पूर्वोत्तर ओलंपिक की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो मेघालय में शिलांग के द्वारा की जा रही है। चलिए देखते हैं। देखिए 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022, इसे भी स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया है, तमिलनाडु के चेन्नई में। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता है, रजत पदक अर्मेनिया ने जीता है और कांस्य पदक भारत ने जीता है। 2026 में इसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप, इसका आयोजन तेहरान में किया गया है, ईरान के तेहरान में किया गया है। कांस्य पदक भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने जीती है।
FIVA अंडर 18 महिला एशियाई बास्केट चैंपियनशिप इसकी मेज़बानी बंगलुरु में की गई है। एशिया कप 2022 श्रीलंका के स्थान पर UAE में खेला जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, रेड बुल के फार्मूला 1 चैंपियंस मैक्स वेरस्टैपेन ने हंगेरियन ग्रैंड प्री 2022 को जीत लिया है। रेड बुल के हैं, याद रखिएगा, मैक्स वेरस्टैपेन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद बने हैं। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं अर्कडी डोरकोचिव। टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुनील छेत्री को 7वीं बार प्रदान किया गया है। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनीषा कल्याण को प्रदान किया गया है। वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। ICC के अनुसार महिला वर्ग में भारत 2025 में एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो याद रखिएगा, महिला वर्ग में भारत 2025 में एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अगस्त 2022 का भी करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिया है। यदि इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 700272874440। इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका शुल्क रखा गया है मात्र 25 रुपीज़। पे करने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।